गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाधिवक्ता के बारे में। दरअसल पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो था महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी के बारे में जो जो भी मैंने बताया था वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी आता है। उसमें 76 में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 करके ऐसे दे रखा है। तो तमाम चीज़ें मैंने महान्यायवादी के बारे में आपको बताया था। हमारे संविधान में कुछ जगहों पर एक रूल चलता है, उस रूल को आप समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें, जितने भी प्रावधान केंद्र में किए गए हैं, सेम वही प्रावधान राज्यों के लिए कर दिए गए हैं। मतलब केंद्र के लिए किया गया तो पूरे देश में वो लागू होगा, राज्य के लिए करेंगे तो उसी राज्य में लागू हो जाएगा। बस सेम प्रावधान होगा, बस छोटा हो जाएगा क्योंकि वो राज्य में होगा। तो जैसे केंद्र के लिए हमने महान्यायवादी को पढ़ा, जितने भी चीज़ महान्यायवादी के लिए पढ़ा, जो शक्तियाँ पढ़ी, जो काम कर सकता है, जो नियुक्ति का प्रावधान था, जो नियुक्त करता है, वैसे ही सेम चीज़ और वो जो काम केंद्र के लिए करता है, सेम वही काम राज्यों के लिए भी एक होना चाहिए। तो राज्यों के लिए जो होता है उसका नाम है महाधिवक्ता। केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्यों में महाधिवक्ता होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाम अलग अलग है। अगर आप इसे राज्य का महान्यायवादी कहना चाहो तो बोल सकते हो, और केंद्र का महाधिवक्ता भी अगर कहना चाहो तो कह सकते हो। मतलब केंद्र में जो महान्यायवादी होता है उसे आप केंद्र का महाधिवक्ता भी बोल सकते हो। मतलब एक विधि अधिकारी होता है, विधि का जानकार होता है, कानून का बहुत बड़ा जानकार होता है। इसका काम क्या होता है? भारत सरकार की तरफ से तमाम मुद्दों को देखना, भारत सरकार को कानूनी सहायता देना, भारत सरकार को सलाह देना। जो आप देखते हो इतने कठिन कठिन हमारे देश में कानून आ जाते हैं, आप देखे होंगे, जैसे किसान बिल वाला कानून आया, जीएसटी वाला कानून आया, इतना खतरनाक कानून था, पढ़े लिखे लोगों को भी जल्दी समझ में नहीं आता कि ये कानून में वास्तव में है क्या। और हमारे नेता लोग जो कि कभी भी स्कूल भी नहीं गए होते, वो इतना खतरनाक कानून ला के पास कर देते हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि उनको कैसे समझ में आ जाता है। जब हमको नहीं समझ में आता तो उनके समझ में कैसे आ जाता है, वो जो लाकर कानून रख देते हैं। तो बात ये है कि हमारे नेता लोग को भी वो कानून वैसे भी पता नहीं रहता है। बस उनको महान्यायवादी जो कि केंद्र का होता है वो उनको सलाह देता है, और उनके जो सचिव लोग होते हैं वो मिलकर एक कानून बनाते हैं, और वो कानून आ जाता है, हमारे देश के लिए लागू हो जाता है। तो महान्यायवादी की भी उसमें भूमिका होती है। प्लस सरकार को कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार भी महान्यायवादी सलाह ले लेते हैं। सरकार को कानूनी कोई सहायता चाहिए, सरकार को कोर्ट जाना हुआ तो सरकार कोर्ट थोड़ी जाएगी, तो वहाँ पर महान्यायवादी चला जाएगा। तो सेम वही काम जो केंद्र के लिए महान्यायवादी करता है, वैसे ही काम राज्यों के लिए अगर कोई करता है तो उसका नाम है महाधिवक्ता। बात क्लियर है? जितने भी प्रावधान आप पिछले वीडियो महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था अनुच्छेद 76 के तहत, उतने प्रावधान राज्यों के लिए भी अनुच्छेद 165, ये देख रहे हो आप ना, हमारे संविधान में एक रूल चलता है, सभी अनुच्छेदों पर नहीं तो कुछ पे चलता है कि आप केंद्र के अनुच्छेद में 89 प्लस कर दो तो राज्य का वो अनुच्छेद उसी से जुड़ा हुआ प्रावधान मिल जाता है। सभी पे नहीं लागू होता, लेकिन यहाँ तो कन्फर्म लागू होता है। जैसे केंद्र का महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 आप पढ़े थे, अगर आप उसमें 89 प्लस कर दोगे ना तो राज्य का मिल जाएगा 165 महाधिवक्ता। बात क्लियर है? तो 89 वाला रूल याद रखिएगा। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में आंसर ना मिल रहा हो और आपको केंद्र का वो आदमी याद आ रहा है और उसका अनुच्छेद याद आ रहा है, लेकिन राज्य का नहीं पता चल रहा है, तो आप ऐसा करो कि आप उसमें प्लस कर दो 89, आपको राज्य का मिल जाएगा। जैसे कि केंद्र में संसद जो आप पढ़ते हो, संसद जब आप पढ़ते हो ना, संसद के जस्ट पहले आपको मंत्रिपरिषद मिलती है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी बने हुए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो सेम वही स्ट्रक्चर राज्य में है। राज्य में सीएम होता है, केंद्र में पीएम होता है। तो केंद्र के अगर अनुच्छेद में आप 89 प्लस कर दोगे ना तो आपको राज्य का अनुच्छेद मिल जाएगा जो कि सीएम के लिए लागू हो जाएगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें आपको याद नहीं करना है। आप केंद्र के अनुच्छेद में 89 प्लस कर दोगे, राज्य का अनुच्छेद अपने आप मिल जाया करेगा। चलिए वो तो अलग मैटर है। आज हम महाधिवक्ता के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है महाधिवक्ता के बारे में जानकारी। देखिएगा, जो ये राज्य का महाधिवक्ता होता है, ये अनुच्छेद 165 में है, जानते हैं आप। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में था, वो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता था, वैसे राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। इसकी नियुक्ति और हटाना कौन करेगा? केंद्र सरकार में कौन करता था? राष्ट्रपति करता था, केंद्र का जो महान्यायवादी होता था। तो वैसे राज्य सरकार का कौन सा करेगा? राज्यों में सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल यहाँ कर देगा। तो यहाँ पर महाधिवक्ता की नियुक्ति और हटाना कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य सरकार की सलाह पर, याद रहेगा। और दूसरी बात, अगर महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र देना चाहे कि अपने पद से हटना है मुझे, तो वो किसे त्यागपत्र देगा? राज्यपाल को दे देगा। केंद्र में किसको देता था? राष्ट्रपति को देता था। अब एक क्वेश्चन और, केंद्र में महान्यायवादी जो होता था वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता था। प्रसाद पर्यंत का मतलब मैंने कई बार बताया कि ऐसा पद जिस पे राष्ट्रपति नियुक्ति भी कर सके और हटा भी सके। तो महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकता था और हटा भी सकता था। तो कहा जाता है कि महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है।
तो केंद्र में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो राज्य में महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? राज्यपाल के। सिंपल सी बात है, कंपेयर कर लेंगे तो अपने आप दिमाग में कहानी पूरी बैठ जाएगी। केंद्र में पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता था? राष्ट्रपति करता था। सिंपल सी बात है, राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। एक बात। दूसरी बात, कार्यकाल यहाँ पर भी निर्धारित नहीं होता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी का कार्यकाल निर्धारित नहीं था, आप जानते हो, वैसे यहाँ भी इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। न्यूनतम उम्र केंद्र में भी निर्धारित नहीं था महान्यायवादी का, और यहाँ महाधिवक्ता का भी। राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं, याद रखिएगा। तो राज्यों में जो महाधिवक्ता होते हैं, इनका भी जो न्यूनतम उम्र है वो निर्धारित नहीं होता है। दरअसल बात ये है कि महाधिवक्ता वही बन सकता है जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। जैसे केंद्र में महान्यायवादी वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो, तो वैसे ही महाधिवक्ता वही बन सकता है जो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। अब आपके दिमाग में आता होगा हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ सरल शब्दों में। कोई भी व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो वकालत की, वो हाई कोर्ट में जज बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी अधीनस्थ न्यायालय में, मतलब किसी भी न्यायालय में पिछले 10 वर्ष से जज का काम कर रहा हो, न्यायाधीश का काम कर रहा हो, तो वो भी हाई कोर्ट में जज बन सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? इसके साथ साथ एक बात और, वो भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, ये जो महाधिवक्ता होते हैं, इन्हें भारत सरकार के किसी भी न्यायालय में, राज्य सरकार के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करवाने का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई करवा सकते हैं। तो ये बात तो आप न्यायवादी में भी, महान्यायवादी में भी पढ़े थे। महाधिवक्ता के लिए भी राज्य स्तर पर लागू होता है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मतलब हमने बताया होगा महान्यायवादी में, कि महान्यायवादी को केंद्र सरकार का पूर्ण विधि अधिकारी नहीं कहा जाता। तो क्या इसको कहा जाएगा? जिस तरह से महान्यायवादी केंद्र सरकार का पूर्ण विधि अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार महाधिवक्ता भी राज्य सरकार का पूर्ण विधि अधिकारी नहीं होता है। यह अपना प्राइवेट केस भी लड़ सकता है। जैसे महान्यायवादी अपना प्राइवेट केस लड़ सकता है, वैसे ये भी अपना प्राइवेट केस लड़ सकता है, लेकिन ये राज्य सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता। बात क्लियर हो रही है? अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी उत्तर प्रदेश में, अब जैसे केंद्र में है महान्यायवादी, उससे हर राज्य में अपना महाधिवक्ता होगा, तो एक बात दिमाग में आती होगी कि उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता कौन है? क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता कौन है? जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता कौन है। आप बताइए, अगर आपको नॉलेज हो तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता कौन है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो योगी को सलाह देता है? योगी के मामले को अगर कोर्ट में गए हैं तो वहाँ पर जाकर योगी की तरफ से ये लड़ता है। योगी मतलब हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ। और योगी को कानूनी सलाह देता है। योगी कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उस पर भी सलाह देता है। कोई कानून लागू करना है, कानून में क्या विशेषता होनी चाहिए, तमाम चीज़ें हमारे सीएम को कौन बताता है? हमारे जो राज्य का महाधिवक्ता होगा वही बताएगा। अब आपको पता करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। और अगर पावर की बात करें तो जो भी पावर आप महान्यायवादी के लिए पढ़े थे वही पावर महाधिवक्ता को है। कि मतलब ये कि किसी भी सदन में, जैसे कि विधानमंडल होता है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कहाँ है? लखनऊ में है। तो यहाँ पर विधानसभा होगी, निम्न सदन जिसे बोलते हैं, और विधान परिषद होगी, उच्च सदन जिसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में है, हालांकि सभी जगह पर नहीं है, 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ है विधान परिषद? इस समय केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। नाम बताऊं मैं आपको, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, यूपी बिहार कह सकते हो, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। कितना हुआ? 4 हुआ। उत्तर प्रदेश बिहार 2, उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, महाराष्ट्र कर्नाटक आसपास में है, 4 हो गए। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, तो 6 हो गए। इस समय 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, नहीं तो हर जगह पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो ये जो विधानमंडल होता है, इसमें विधानसभा विधान परिषदें होती हैं। तो यहाँ के किसी भी सदन में ये बैठ सकता है, वहाँ बोल सकता है, संबोधन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी सदन में कोई विवाद लेकर वोटिंग हो रहा है, किसी बात को लेकर वोटिंग हो रहा है, तो ये वोटिंग नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये किसी भी सदन में ये बैठ सकता है, वहाँ की प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सकता है, वहाँ पर ये बोल सकता है। और एक बात जानते रहेगा, लेकिन ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। सदस्य किसी सदन का नहीं होगा, लेकिन किसी भी सदन में ये बैठ सकता है, बोल सकता है, संबोधित कर सकता है। लेकिन किसी भी सदन में ये वोटिंग भी नहीं कर सकता, और किसी सदन का ये भी सदस्य भी नहीं होता है। आप देखोगे ना, जो प्रावधान केंद्र में महान्यायवादी को जितने पावर, जितने प्रावधान दे रखे गए हैं, सेम सारे प्रावधान महाधिवक्ता को राज्यों में दे रखे गए हैं। मतलब कि आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। महान्यायवादी याद हो तो उसके अनुच्छेद में 89 प्लस करो, महाधिवक्ता का अनुच्छेद मिलेगा। बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख लेना, मुख्य प्रधानमंत्री की जगह सीएम लिख लेना, बस सारा काम, सारे प्रावधान वही आ जाएंगे, राज्यों में लागू हो जाएंगे। और इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई से भटक जाते हैं, और आपको भटकना नहीं है।
अपने लक्ष्य पे डटे रहना है। एक बात सोचिएगा, जब कभी भी आपको सफलता मिलेगी, वो दिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे, किसी भी रिजल्ट की लिस्ट में आपका नाम रोल नंबर आ जाएगा, वो दिन आपके लिए बहुत खास हो जाएगा। आप उस दिन स्टार हो जाओगे, लोगों की नज़रों में छा जाओगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे, लोग आप देखने लगेंगे। लेकिन पद अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप और बड़े स्टार हो जाओगे। फिर आपकी ट्रेनिंग, उसके बाद आपका जॉब, मतलब समाज में आप अलग नज़रिए से देखे जाओगे। छोटा सा भी छोटा अगर कोई पद मिल जाता है समाज में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जॉब में, मतलब सरकारी जॉब में, तो वो समाज में अलग से दिखने ही लगता है, लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। बात समझ में आ रही ना? अगर कल को आप जॉब लग जाए, आपकी जॉब लग जाए ना, समाज में आपको लोग नोटिस करने लगेंगे। आप जिस जिन संस्थाओं से जुड़े होंगे, आप भले भीड़ में 500 400 या फिर 150 200 के लोगों के बीच में बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन आप उन 200 में अलग दिखोगे। लोग आपको पहचानने लगेंगे, लोग आपसे टिप्स मांगने लगेंगे कि कैसे पढ़े थे आप, क्या कैसे मेहनत किए थे। इसीलिए तो लोग पढ़ते हैं ना। जॉब ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी इज्जत बढ़ जाती है, लोग आपका सम्मान की नज़रों से देखने लगते हैं। इसके लिए भी पढ़ते हैं लोग। अब जैसे पद बड़ा हो जाए, जैसे आप मान लो आज आपने जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कल को आप ऐसे खाली हाथ तो बैठोगे नहीं, जॉब मिल गई तो छोड़ के बैठ जाओगे। ऐसा तो कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। जितने लोग जॉब में हैं ना, वो भी ऐसे खाली हाथ नहीं बैठे रहते, वो प्रयास करते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप पता नहीं कितने उदाहरण सुनते होंगे कि इस पद पर रहता है बंदा, लेकिन फिर भी वो दिन रात मेहनत करता रहता है, अगले पद पे निकल जाता है। अभी आप सुने होंगे, राजस्थान में एक महिला सफाई कर्मी थी, एसडीएम चुनी गई। मतलब राजस्थान के किसी बड़े पद पर चुनी गई, शायद एसडीएम ही चुनी गई है। सोचिए, एक सफाई कर्मी जो दिन रात काम कर रही है, फिर भी वो पढ़ रही है। कोई भी आप ये वहम है कि लोग सोचते हैं कि हाँ इसको जॉब मिल गई तो बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बैठता नहीं है, सब लगे रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। केवल यही विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे बच्चे ऐसे कोचिंग में घूमते रहते हैं। मतलब कोचिंग गए हो तो कोचिंग में पढ़ने के उद्देश्य से गए हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे केवल कोचिंग में पहुँच के नाम कर लेते हैं, या फिर अपने घर पर भी कापी किताब अगल बगल फैला के बैठ जाते हैं, नाम कर लेते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं हासिल होगा। मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। और मेहनत कभी भी गाली नहीं दिलाती, इतना ध्यान रखिएगा। हमेशा आपको समाज में सम्मान दिलाएगी, इज्जत दिलाएगी। मेहनत करने से मत कतराइए। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना सिलेबस पता करिए, मेहनत करिए, उस एग्ज़ाम को पास करिए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तब तक करिए जब तक श्रेष्ठता की ऊंचाई पर ना पहुंच जाओ, जब तक एकदम ऊंचे वाले लेवल पे ना पहुंच जाओ। जिस दिन आप आईएएस पीसीएस बन जाओगे, उस दिन आपके सामने बड़े बड़े मंत्री आके खड़े हो जाएंगे और आप बैठे रहोगे। देखे होगे, कई आप फोटोज़ देखे होगे जिसमें हमारे डीएम साहब बैठे रहते हैं, उनके सामने आके मंत्री लोग खड़े रहते हैं अपने नामांकन पत्र लेकर। मतलब क्या है, लिखा रहता है इसी दिन के लिए तो पढ़ना है, पढ़ना है भाई। आपके पास पावर आएगी, आपके पास लोगों के सामने आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ये तमाम चीज़ें कब मिलेंगी? जब आप मेहनत करोगे। और मेहनत एक बार करके बैठना नहीं है। आप नाम सुने हो जो हमारे खेल मंत्री, क्या नाम था उनका, राज्यवर्धन सिंह राठौर, नाम सुने हो? एक छोटे से सूबेदार के पद पे थे पुलिस विभाग में। उसके बाद इन्होंने निशानेबाजी में, ओलंपिक में इनको रजत पदक मिला। राज्यवर्धन सिंह राठौर को रजत पदक मिला ओलंपिक में। इतने मशहूर हुए। ओलंपिक का मतलब जानते हो? अगर कोई व्यक्ति ओलंपिक में कोई पदक जीतता है तो इसका मतलब समझते हो आप कि विश्व में उसके जैसा कोई नहीं है। अगर कोई गोल्ड जीता तो, और रजत पदक जीता है तब पर भी बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने रजत पदक जीता था, और आज देखो कहाँ से एक, अगर वो वहाँ पे मेहनत करके ये निशानेबाजी में अपने हाथ ना आजमाते तो आज वही पुलिस के एक पद पर ही रह जाते। मतलब कि कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठता, हमेशा मेहनत करता रहता है। ये आप अगर सोच रहे हो कि हाँ उनको जॉब मिल गई, वो खाली बैठ गए बस जॉब करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपका वहम है, और आप खाली बैठ के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। टाइम बर्बाद मत करिए, मेहनत करके पढ़िए। समाज में, देश में, घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपको सम्मान देंगे। हम आशा करते हैं जो आपको समझाना चाहते हैं समझ गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई टॉपिक आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझा देंगे। प्लस अगर आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।